हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स। आज हम एक CSIR का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पूछा गया था 2015 में। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें मेनली तीन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। फर्स्ट इज कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, राइट। एग्जैक्टली CSIR में क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, बट अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में तो आप बहुत चांसेस है कि आप इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो पूरा प्रोसीजर आप ध्यान से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ टू प्रोटीन्स वाज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग थ्री क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स। ये बोल रहा है कि एक प्रोटीन का मिक्सचर है। ओके, सपोज करते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो एग्जाम में क्या होता है कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं स्पेशली टेक्निक्स के, वो काफी लंबे लंबे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो लंबे क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं है। ओके, एक्चुअल में अगर आप सोचो ढंग से तो जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि उसमें आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो किसी भी चीज का आप पॉजिटिव साइड देखना सीखो कंपैरेटिवली नेगेटिव साइड देखने के। ओके, तो जो जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी, राइट। उतना ज्यादा आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ टू प्रोटीन्स, दो प्रोटीन्स है, was subjected to following three chromatographic column। एक मिक्सचर में दो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी सपोज कर लेते हैं। ओके, और उनको तीन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से पास किया गया। तो कौन कौन से? कैटायन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। ओके, फिर बोलते हैं कि फॉलोइंग इल्यूशन प्रोफाइल्स वर ऑब्टेन्ड। ये इल्यूशन प्रोफाइल्स हैं। ओके, ये जो आप पीक देख रहे हो, पीक ये ए की पीक है और ये बी की पीक है। वैसे ही इसमें ये बी की पीक है और ये ए की पीक है, और सिमिलरली इसमें ये बी प्रोटीन की पीक और ये ए प्रोटीन की पीक है। यहाँ पर आप ये जो 1 2 3 देख रहे हो, ये जो इल्यूशन प्रोफाइल है ये है आपका कैटायन एक्सचेंज का। दिस इल्यूशन प्रोफाइल इज फॉर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एंड दिस थर्ड graph which you are seeing here is रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी का इल्यूशन है। ओके, तो हम एक एक करके समझते हैं। ओके, और यहाँ पर इसने क्या बोला है कि which following statement is correct। इन चारों में से आपको करेक्ट बताना है। तो क्या है कि फर्स्ट है ए इज लार्जर प्रोटीन एंड मोर हाइड्रोफोबिक देन बी। तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो ए प्रोटीन है क्या वो बी से बड़ा है और ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। बी ऑप्शन क्या है? बी इज मोर एनायनिक एंड मोर हाइड्रोफोबिक देन ए। सी है ए इज मोर हाइड्रोफोबिक एंड स्मॉलर देन बी, और ए इज मोर कैटायनिक एंड स्मॉलर देन बी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें कब पता चलेगा? जब हम इन इल्यूशन प्रोफाइल को अच्छे से समझेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये वाला समझते हैं। ओके, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला किसका है इल्यूशन प्रोफाइल? कैटायन एक्सचेंज का। तो जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करो जब मैंने आपको कैटायन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था। अगर आपको याद हो, नहीं अगर आपने वो वीडियो देखी है तो जाके जरूर देखो। बहुत अच्छे से उसमें मैंने एनायन एक्सचेंजर क्या होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर क्या होते हैं, उनको कैसे याद रखना है एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के, वो बहुत अच्छे से मैंने उसको ट्रिक्स भी बताई हुई है। ओके, तो वीडियो आपके लिए एसेंशियल है, जाकर जरूर देखो। तो हाँ, वापस आते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है जल्दी से आपको बता दो शॉर्ट में, राइट, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। बट आई विल सजेस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज एसेंशियल फॉर यू। तो कैटायन एक्सचेंजर का मतलब कि एक कॉलम है इस तरीके से, उसमें जो बीट्स है, उसमें जो ये बीट्स है मान लो, राइट, ये बीट्स जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड बीट्स होती हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैटायन एक्सचेंजर की। कैटायन एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। कैटायन एक्सचेंजर में हमेशा जो बीट्स होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इसका मैंने ट्रिक आपको ये बताया था कि कैटायन एक्सचेंजर कभी कैटायन नहीं होता और एनायन एक्सचेंजर कभी एनायन नहीं होता। इसका सिंपल सा ये है याद रखने का मतलब कि कैटायन का मतलब क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो
पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन का मतलब, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैटायन एक्सचेंजर की, है ना। तो कैटायन एक्सचेंजर का मतलब हम बीड्स की बात कर रहे हैं, इन बीड्स की। तो ये बीड्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगी ताकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को बाइंड कर सके। ओके, कैटायन एक्सचेंजर ऑलवेज बाइंड्स टू कैटायनिक मॉलिक्यूल। अब इसको बहुत ध्यान से आप समझोगे, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर ऑलवेज बाइंड्स टू कैटायनिक मॉलिक्यूल एंड एनायन एक्सचेंजर ऑलवेज बाइंड्स टू एनायनिक मॉलिक्यूल। अब आप समझ जाओगे आसानी से कि भाई कैटायनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से कौन बाइंड होगा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, है ना। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि कैटायन एक्सचेंजर कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो इस पे जो बाइंड होगा वो कौन बाइंड होगा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पहले ही बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये कैसे है, एनायनिक मॉलिक्यूल, एनायनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो अब आप ऐसा मान के चलो कि आपका जो मिक्सचर है उसमें दो प्रोटीन है, जैसे क्वेश्चन में बोला है। अब उसमें से एक प्रोटीन होगा आपका कैटायनिक प्रोटीन, एक होगा एनायनिक प्रोटीन। अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ए और बी में से कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक, राइट। तो देखो यहाँ पर जब आप डालोगे ऊपर से, ओके, तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर यूज किया आपने, यहाँ पर क्या यूज किया, कैटायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर में सबसे पहले कौन बाहर निकलता है, एनायनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले कौन बाहर निकलता है, एनायनिक मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो पहले पीक आती है, पहले पीक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पीक का मतलब होता है कि जो प्रोटीन पहले बाहर आ रहा है। समझ रहे हो इस बात को, जो प्रोटीन पहले बाहर आ रहा है। तो पहले यहाँ पर कौन सा प्रोटीन बाहर आ रहा है, इन्होंने बताया ए। तो पहले कौन सा बाहर आ रहा है, यहाँ पर देखो पहले बाहर आ रहा है एनायनिक। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो एनायनिक है अकॉर्डिंग टू कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए जो है प्रोटीन वो एनायनिक है और बी जो है वो कैटायनिक है। तो एक हमने एक ग्राफ का मतलब समझ लिया, यहाँ पर एक ग्राफ का हमने यहाँ पर मतलब समझ लिया। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी का। तो याद करने की कोशिश करो कि जब मैंने आपको साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी पढ़ाया था, जिसको आप जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हो, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा प्रोटीन होता है वो हमेशा सबसे पहले बाहर आता है ना, राइट। क्यों, उसका रीजन मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, आपको वीडियो जाके देखनी चाहिए। और जो सबसे छोटा प्रोटीन होता है वो सबसे लेट में बाहर निकलता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको, अब हम ये जो कॉलम है, इस कॉलम को अगर हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी मान लें, ओके, तो यहाँ पर ये जो बीड्स हैं, इन बीड्स के थ्रू सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, सबसे पहले जो बाहर निकलेगा वो बड़ा प्रोटीन निकलेगा, और छोटे छोटे प्रोटीन यहीं पर इनके बीड्स के अंदर ही स्टॉक हो जाएंगे। तो दिस इज लार्जर प्रोटीन। तो पहले कौन बाहर निकलेगा, लार्जर प्रोटीन। पहले यहाँ पर कौन निकल रहा है, लार्जर। तो इसका मतलब बी जो है इट इज लार्जर देन ए। ए बार बाद में निकल रहा है इसलिए बाद इसकी पीक लास्ट में आई है। ओके, तो ए बी जो है यहाँ पर वो कैसा होगा, यहीं पर लिख लेते हैं हम लार्ज, और ये होगा स्मॉल। ओके, यहाँ पर ए जो था वो एनायनिक था और ये था कैटायनिक। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आपको क्या करना है कि जो कंसेप्ट्स हैं वो अपने दिमाग में हमेशा प्रिपेयर रखने हैं और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, तो ये दो चीजें हमने पता कर ली है। अब हम चलते हैं इस वाले ग्राफ के ऊपर। एक एक ग्राफ आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अपने आप आपको आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं। तो तीसरा वाला जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इल्यूशन ऑफ रिवर्स फेस कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करने के लिए आप किसको यूज करते हो, रिवर्स फेस कॉलम क्रोमैटोग्राफी को, है ना। तो रिवर्स फेस कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या करता है कि जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स होते हैं उनको बाइंड कर लेता है अच्छे से। ओके, यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं इसको। ये जो कॉलम है ये है रिवर्स फेस। कौन सा है, रिवर्स फेस
ओके राइट। अब यहां पर देखो कि इस रिवर्स फेस में जो बीट्स हैं, रिवर्स फेस में जो बीट्स है मतलब जो स्टेशनरी फेस है, मैंने आपको रिवर्स फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, तभी आपको एक्चुअल कांसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे हम मेनली फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन पे, बट आपको इसका अगर थ्योरी समझना है तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए जिसमें हमने रिवर्स फेस और नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, राइट। तो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो यह है कि जो स्टेशनरी फेस होता है, ओके, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक। ओके, ये जो बीट्स होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बीट्स होती है। ओके, तो हाइड्रोफोबिक बीट्स के साथ कौन से प्रोटीन्स बाइंड करेंगे स्ट्रांगली, ऑलवेज हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स, राइट। तो जब आप इसमें दोनों प्रोटीन डालोगे, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन, तो इसमें से जो हाइड्रोफोबिक होगा वो क्या करेगा, इस कॉलम में बाइंड कर जाएगा और बाद में बाहर निकलेगा। तो पहले कौन बाहर निकलेगा, जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होंगे। तो याद रखना, पहले कौन बाहर निकल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स, समझ रहे हो। अब यहां पर ग्राफ को देखते हैं, पहले कौन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, है ना। तो इसका मतलब बी क्या हो गया, हाइड्रो, ध्यान से, बी हो गया हाइड्रोफिलिक और ए हो गया हाइड्रोफोबिक। बस आपको आंसर मिल चुका है। अब आप चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और अपने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, हम पहला पॉइंट देखते हैं, ए इज लार्जर एंड मोर हाइड्रोफोबिक देन बी। तो यहाँ पर देखो लार्जर और स्मॉलर की बात में देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए है इट इज स्मॉलर देन बी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ए इज लार्जर लिखा है बट एक्चुअल में क्या है, ए इज स्मॉलर। दूसरा क्या है, बी इज मोर एनायनिक एंड मोर हाइड्रोफोबिक। देख लेते हैं, एनायन कैटायन की बात कहां हो रही है, यहाँ पर। तो बी इज कैटायनिक है लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है बी इज मोर एनायनिक। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं, ए इज मोर हाइड्रोफोबिक एंड स्मॉलर देन बी। ओके, देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बात हो रही है, ए इज हाइड्रोफोबिक, बी इज हाइड्रोफिलिक। यहाँ पर क्या लिखा है, ए इज मोर हाइड्रोफोबिक, तो ए इज मोर हाइड्रोफोबिक, ये और ये मैच हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। डी भी देख लेते हैं, ए इज मोर कैटायनिक एंड स्मॉलर देन बी। तो कैटायनिक एनायनिक की बात एक बार और देख लेते हैं, ए इज मोर एनायनिक नॉट कैटायनिक, और यहाँ पर लिखा है ए इज मोर कैटायनिक, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएसआईआर के एग्जाम में 2015 में, आप जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। ओके, तो जहां पर भी अटकते हो एक बार जाके थ्योरी रिवाइज करो और फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करो। आई होप आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।